मैं खुद भी गुरु हूँ और मेरे खुद चेले भी हैं, लेकिन अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एज अ गार्डियन जब आप किसी बच्चे को ले रहे हैं या उसकी सपोर्ट करें तो आपको उसको किस सूरत में ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, आप उनको कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं। चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम है या वो जिस टूरिज्म के अंदर वो फंसे हुए हैं, सबसे पहले वहाँ से निकालें। एजुकेशन आई थिंक एक यही चीज़ है जो इनको अवेयर करे और इनको पता चल सके कि हमने जीना है कि अगर हमारे लोग बैगिंग कर रहे हैं तो वो करेंगे। मैं उनके हक में भी हूँ, वो इसलिए हूँ क्योंकि हम लोगों को पहले नौकरियां नहीं देते, पहले नौकरियां दें तो फिर वो उन लोगों को हम लोग भी मना करेंगे। अच्छा मैंने ਲੱਖ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ बच्चा तू ਮੈਨੂੰ 5 लाख देना है। मैं तो अपने ख्वाजा सराओं के साथ बड़ी खुश हूँ, हैप्पी हूँ। जैसे चाची हैं, मामे हैं, ये कहते हैं यार सही चलो, आपकी वजह से हमारी इंसल्ट हो रही है, आपकी वजह से ये हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको मुआशरे में मुल्क की सतह पर इंतहाई ज़्यादा पसमानदगी का सामना है। इनको हुकूमतों की तरफ से, मुआशरे की तरफ से पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। ये ट्रांसजेंडर हैं। कोई इनको ख्वाजा सरा कहता है, कोई इनको हिजड़ा कहता है और कुछ लोग इनको खुसरे का नाम देकर छेड़ते भी हैं, तौहीन भी करते हैं, तजलील करते हैं। इन लोगों को इस तरह से नज़रअंदाज किया गया है कि इनमें से कई नाचने गाने पर मजबूर हैं, कई भीख मांगने पर मजबूर हैं। इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। इनके कई मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, इसके अलावा दीगर भी कई किस्म के मसाइल हैं। इन मसाइल को उजागर करने के लिए और उनके हल के लिए, इन लोगों को इनके हकूक़ दिलाने के लिए कई तंजीमें पाकिस्तान में बरूए अमल हैं। उनमें से एक फेसेज पाकिस्तान है। फेसेज पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हॉलीडे इन, जिसका नाम अब 4 पॉइंट होल्डर रख दिया गया है, उसमें एक वर्कशॉप हुई, सेमिनार हुई, जिसमें लोगों को भी शरीक किया गया था। ये भी काफ़ी तादाद में उस वर्कशॉप में मौजूद थे। इसके अलावा मीडिया के लोगों को मदऊ किया गया था, सोशल वेलफेयर के लोगों को बुलाया गया था, कोई स्टूडेंट वहाँ पे थे और कुछ दीगर शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोग इस वर्कशॉप में मौजूद थे। इस सेमिनार में शिरकत के लिए हमें शुएब मिर्ज़ा साहब की तरफ से आगाह किया गया था। शुएब मिर्ज़ा फूल के एडिटर हैं। इसके अलावा वो सोशल सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अकरम साहब भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। फेसेज पाकिस्तान के इस सेमिनार में साथी फाउंडेशन भी शरीक कार थी। विलियम जावेद साहब फेसेज पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। अल्ताफ़ मलिक साहब इसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। मुकर्रिर में अहमद एडवोकेट को मदऊ किया गया था। डॉक्टर मोहम्मद अरशद जो सोशल वेलफेयर से तल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी इस सेमिनार से खिताब किया था। इस सेमिनार में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फ़हीमा हक भी मौजूद थी। उन्होंने भी अपनी कीमती तजावीज़ से सेमिनार का एहतमाम करने वालों को आगाह किया। इस मौके पर हमने कुछ इंटरव्यूज़ भी किए थे। फ़हीमा हक के भी इंटरव्यू किया था। बाकी सारे इंटरव्यूज़ और इस जलसे की कार्रवाई और जो वहाँ पे तकारीर की गई वो आपके सामने हम इसी वीडियो में रखेंगे। जबकि फ़हीमा साहबा का छोटा सा इंटरव्यू, उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वीलॉग बनाएंगे। जिन लोगों के हमने इंटरव्यूज़ किए हैं उनका तारफ़ भी उनके इंटरव्यूज़ के साथ ही आपके सामने रखा जा रहा है। सबसे पहले हम वहाँ पे ख़िताब करने वाले लोगों के ख़यालात आपके सामने रखते हैं। उसके बाद हमने जो इंटरव्यूज़ किए थे वो आपके सामने रखेंगे। आगे चलने से पहले ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से गुरु और चेला कल्चर है, जिस तरीके से ये लोग भीख मांगते हैं, ट्रांसजेंडर जो कुछ कर रहे हैं, उसकी इनके साथियों की तरफ से मुखालफत नहीं की गई, बल्कि उनकी तरफ से इसकी हमायत की गई कि अगर वो मांगेंगे नहीं, अगर वो नाच गाना नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि इनके लिए कोई ऐसे शेल्टर होम नहीं है, उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी ना तालीम का बंदोबस्त किया जाता है, ना उनकी सेहत का कोई एहतमाम किया जाता है, ना ही उनको इंसानों जैसे पाकिस्तान में हकूक़ हासिल हैं। आप नाजरीन ये जानकर बड़े हैरान होंगे। वाकई जो कुछ हमारे सामने कहा गया या हमें बताया गया, उससे ये लगता है कि इन लोगों को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है।
इनके हवाले से एक ऑर्डिनेंस 2018 में आया था, उसमें इनके हकूक़ का कुछ तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। इससे पहले ये लोग बुरी तरह से नज़रअंदाज किए गए थे। आइए हम आपके सामने इस सेमिनार की कार्रवाई रखते हैं। डिमांड्स और नीड्स हर कम्युनिटी की अलग होती हैं, उनके इश्यूज़ अलग हैं। जो ट्रांसजेंडर के इश्यूज़ हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के इश्यूज़ से बहुत मुख्तलिफ हैं। बच्चों के इश्यूज़ उनसे टोटली 180 डिग्री के ऊपर हैं, औरतों के इश्यूज़ उनसे 90 डिग्री के इशू पे होंगे। तो इसलिए जो हमारा आईन पाकिस्तान भी बात करता है कि औरतों और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे ताकि प्रोटेक्शन या रिहेबिलिटेशन या उनको बाकी शहरियों के मुकाबले में लाने के लिए आसानी हो सके। तो कोशिश यही होती है कि सेपरेट लॉज हो। मगर जहाँ पर आपने जैसा बात किया और मैंने जिक्र किया, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट कर दी जाए। सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस के अंदर ट्रांसजेंडर को डिफाइन कर दिया जाए, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ट्रांसजेंडर को डिफाइन कर दिया जाए, तो बहुत सारे मामला जो हैं वो जल्दी हल हो सकते हैं। ये सर आपका हर दफ़ा मेरा एक ही पॉइंट होता है जिसके ऊपर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये लाज, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये अपनी जगह पे काम नहीं। मेरा ख्याल है कि ये जो फेसेस इंटरनेशनल, आई थिंक जो भी या साथी फाउंडेशन ने जो प्लेटफॉर्म एक दिया है ना इस कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर जो हमारे बहन भाई हैं, हमारी कम्युनिटी में से हमारा हिस्सा है, इनकी मैक्सिमम इस जगह के ऊपर ना इनकी मौजूदगी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इनके लिए काम हो रहा है। अगर ये खुद सीरियस होकर इधर नहीं आते या काम नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये मेरा ख्याल ये हल नहीं होगा। दूसरी बात, इनको ज़रूरत है इस वक्त रेस्क्यू की। हम ये जो सारे लोग इस वक्त बैठे, मैं चूँकि मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं रेस्क्यू से हूँ। जब हम किसी को रेस्क्यू करते हैं ना, तो हम उसको ये नहीं पूछते कि तुमने ये गलती क्यों की थी जिसकी वजह से तुम इस मुसीबत में फंसे हो। हम उसको सिक्योर करते हैं, ये बात की बात है। जो हो चुका, वो जिस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है, या वो जिस गुरुइज़म के अंदर वो फंसे हुए हैं, इसको इससे पहले से सबसे पहले वहाँ से निकालें। और ये जो हम कानून की बात करते हैं ना, ये कानून ऐसे है, ये ऐसे है, मेरा ख्याल है कि जो दुनिया के जो अच्छे मुल्क हैं, जो डेवलप हैं, जहाँ पे इस चीज़ को बड़ी अहमियत दी जा रही है, वहाँ भी कोई एक पॉलिसी उठा के उसको प्रैक्टिस कर लिया जाए तो वेल एंड गुड। और बाकी ये चीज़ है कि इनको उससे निकाल के जब आप एजुकेशन में डालेंगे, एजुकेशन आई थिंक एक यही चीज़ है कि जो इनको अवेयर करे और इनको पता चल सके कि हमने जीना कैसे। गुरुइज़म से बाहर निकलेंगे। वो जैसे इन्होंने बात की कि वो तलवार लटक रही है अभी भी, अगर कोई भी बंदा आवाज़ इनका उठाएगा या कोई भी बंदी ये आवाज़ उठाएगी तो इनके ऊपर प्रेशर होगा, उनका भी होगा, क्योंकि उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ना। उनका जो एक सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से लोग निकल के एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। दूसरी ये बात मैं वो कर रहा था कि कहना चाह रहा था कि आपने जैसे वो HIV का टेस्ट और उसके बारे में बात की, अब ये पुरानी बातें हो गई। अब नहीं, अब इजीली आप जहाँ पे भी जाए ना, तो बगैर इस चीज़ को पूछे हुए कि आपका कौन सा सेक्स आपका क्या है, या आप ट्रांसजेंडर हैं, मेल है या फीमेल है, इसका टेस्ट इजीली हो जाता है। मेरा ये रिक्वेस्ट ये है कि हम इनको पॉइंट आउट और इनको फिगर आउट करने से बेटर है कि हम इनको रेस्क्यू करें। इनको ज़रूरत इस वक्त रेस्क्यू करने की है, वहाँ से उस एनवायरनमेंट से निकालने की है। जब ये वहाँ से निकल आएंगे तो इनके लिए शेल्टर होम भी बन जाएंगे, इनके लिए स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी बन जाएगा। ये अपनी आवाज़ खुद उठाएं, अपने लिए खुद, जब तक तो खुद नहीं करेंगे ना। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको अवेयर करता हूँ, इधर भी हमारी कम्युनिकेशन भी होती है, उनको कहते हैं जी मैं हाजिर हूँ, मेरा ये नंबर है, आप बताएं। 5% कोटा है इनका हर डिपार्टमेंट के अंदर कि इनको जॉब्स मिले, वो आएँ। वो खुद रब्ता नहीं करते, वो एक खौफ के अंदर, वो एक चीज़, एक एनवायरनमेंट के अंदर ऑलरेडी उसके अंदर हैं, उसके ज़ेरे असर। जब तक वहाँ से निकले नहीं, ये नहीं, और ये एजुकेशन इनकी नहीं होगी, इनको पता नहीं चलेगा कि हमारा इसके अंदर किसी का कोई दोष नहीं है, इनका या इनके पेरेंट्स का, ये ट्रांसजेंडर क्यों है। अब जहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे सबसे पहले, जहाँ पे आपने की है कि अर्ली एज में जो चाइल्ड हैं इनके, वहाँ पे तो वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं एक शहरी हूँ, नॉर्मल है, और मेरे घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो इसमें ना मेरा कोई कसूर है और ना ही मेरा कोई कमाल है। अगर नॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मेरा कमाल कोई नहीं है इसमें, ये कुदरत की तरफ से है। हम भी नॉर्मल है जी, बिल्कुल नॉर्मल है, इंसान है, जीते जाते हैं, इनका उतना ही राइट है जितना मेरा और मेरे बच्चों का हक है। तो हम इनको इस चीज़ से निकालें। ये पेरेंट्स की पहले, सबसे पहले पेरेंट्स का है कि वो
इनको ऐसे गैर महफूज हाथों में ना जाने दें जहाँ पे इनका यूज़ हो, बल्कि मैं कहूँगा कि मिस यूज़ हो रहा है इनका। तो इनको इनके लिए भी वही अदारे हैं। ये मेरे साथ मैम है मिस असरा, ये कम्युनिटी सेफ्टी के अंदर ट्रेनिंग करवाती हैं। मैंने इनके ऑफिस में इनके साथ डिस्कस किया था कि आप जिस स्कूल्स में या अदारों में जाती हैं वहाँ पे पूछे कि कितने बच्चे ट्रांसजेंडर आते हैं। आई थिंक कि 1% भी नहीं है। उनका क्या कसूर है? अगर एक बच्चा जो अभी 2 साल 4-5 साल का जो स्कूल जाने के अभी काबिल हुआ है, उसको तो नहीं पता कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या मेरी जेंस क्या है। उसको पहचान उसके पेरेंट्स ने देनी है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके ऊपर वर्किंग करें, उनको इस चीज़ का, इस एहसास कमतरी से बाहर निकाले कि आप नहीं हो। वो जब सब पढ़ लिख जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा। तो ये आई थिंक एजुकेशन से अलावा कोई नहीं है। और आप कुरान को उठा लें, उसमें पढ़ें, उसमें किसी भी इंसान की तफरीक नहीं है मासिवाए तकवा। तकवा उसको कौन सिखाएगा? एजुकेशन सिखाएगी, और जो उसके पेरेंट्स हैं उसकी तरबियत सिखाएगी। अगर ये चीज़ आ जाती है तो आई थिंक कि ये पॉलिसी और ये कानून बनना, इनके लिए राइट बनना, राइट इनका होना, इनकी जॉब्स वगैरह, ये मसले खुद ब खुद हल हो जाए। और मैं ये अपने रेस्क्यू डिपार्टमेंट के बिहाफ में मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो फेसेस ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है। इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जो कि आज तक मैं नहीं किसी को दे सका, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। इनके मैक्सिमम लोग आए, इधर बैठे, इस पॉलिसी का मैक्सिमम वो लोग हिस्सा हों, उनके प्रॉब्लम्स वो जानते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स हैं क्या, वो बेटर बता सकता है, मैं बेटर बता सकता हूँ कि मेरा इशू क्या है। तो इन्होंने कहा कि जी हम लोग शेल्टर प्रोटेक्शन हाउस हम लोग कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। तो पहले अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें, उसके बाद हम लोग के लोगों के ऊपर आप फिर बात करें कि हम लोग अगर मैं यहाँ पे मैं इस चीज के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी कि अगर हमारे लोग बैकिंग कर रहे हैं तो वो करेंगे। मैं उनके हक में भी हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि हम लोगों को पहले नौकरियां नहीं देते, पहले नौकरियां दें तो फिर वो उन लोगों को हम लोग भी मना करेंगे। से नौकरी किसी ने देनी नहीं है आपको, आपने नौकरी लेनी है लेकिन जब आप लोग उन लोगों को जब पैसे दे रहे होते हैं ना, तो आप उनको कह सकते हैं पैसों के बजाय हम आपको सिलाई मशीन लेके देते हैं, हम आप लोगों को किसी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेके देते हैं। तो वो वाली चीजें नहीं हो रही। आप लोग इसलिए जेल में बैठे हैं कि मैं आजाद हूँ तो मैं हम ट्रांसजेंडर्स के साथ सेपरेट, सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के साथ ही भी जो सीटिंग्स हैं वो कर रहे हैं ताकि उनकी इनपुट आए। यहाँ पे तमाम शोबा जिंदगी से अफराद को बुलाने का मकसद ये था, मिसाल के तौर पर आम अफराद को इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, वो उनके बारे में एक ही रवैया, एक ही लेंस रखते हैं जिससे वो उन्हें देखते होते हैं। मिसाल के तौर पर साफ़ी हजरात जो हैं ये इस बारे में लिखें, और इसके बारे में सिर्फ लिखें नहीं बल्कि पहले जाने फिर लिखें ताकि सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। ये एक तरीका हो गया, एक जरिया हो गया। सिविल सोसाइटी के इदारे जो हैं, जो लोगों के साथ ग्रास रूट लेवल तक मुंसलिक हैं, वो लोगों के ग्रोहों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। ठीक है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज बताएं कि जी हमारे पास ये प्रोविजंस हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, कोई अदाद शुमार ऐसे हैं कि पाकिस्तान में लोगों की तादाद कितनी है एज वाइज, और उसके अलावा कितने बरसरे रोजगार हैं, कितने भीख मांगते पीते हैं, कितने गुरुओं के पास है, ऐसे कुछ है अदाद शुमार? अनफॉर्चुनेटली जो अदाद शुमार हैं पाकिस्तान में बहुत कम पाए जाते हैं हर लिहाज से, मगर जो ट्रांसजेंडर है उनका तो बहुत बुरा हाल है। 2017 का जो कंसेंसस हुआ था, मरदमशुमारी जो हुई थी, उसमें पाकिस्तान में पहली दफ़ा, और वो भी अदालत में एक मामला गया, तो मंसूर शाह साहब जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, तो सेंसस के अंदर ट्रांसजेंडर को पहली दफ़ा शुमार किया गया, और उस शुमार के अंदर 10,418 गालिबन ट्रांसजेंडर में पूरे पाकिस्तान में आइडेंटिफाई किए। तो ये अनफॉर्चुनेटली पोजीशन है, जो स्टैटिस्टिक फिगर्स है हमारे पास 10,418, जिससे पता चलता है कि हमारा जो मर्दमशुमारी का तरीकाकार है उसको भी बहुत रिव्यू करने की जरूरत है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई डाटा इस तरह से अवेलेबल नहीं है। ऐसी पॉलिसी जिसमें वीकनेस हो, जिसपे क्लियर कट गाइडलाइंस ना हो, जिसपे क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो ऐसी पॉलिसी कभी भी अच्छी पॉलिसी नहीं कहलाई जाती। ये वाला लेक्चर अगर उस पॉलिसी का पहले होता तो शायद आप ये फोकस होकर थोड़ा सा उस पॉलिसी के अंदर से उसको इवैल्यूएट कर सकते और उसमें ज्यादा
बेहतर सजेशन। लेकिन आई थिंक कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको एक सीक्वेंस से थोड़ा चलाएंगे। और आई एम रियली सॉरी कि मुझे बड़ा हैज़र्डली कल ही इन्होंने कहा था इस पे बात करने के लिए, अगर थोड़ा पहले होता है तो और ज्यादा बेहतर तरीके से बन जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप हमें अपना नाम बताइए। जनाया चौधरी। आप क्या करती हैं? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है साथी फाउंडेशन, वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ लाहौर की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फोकल पर्सन हूँ। और हम लोग जो सा है डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट सेक्टर्स को हम लोग टारगेट करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हम काम कर सकें। अच्छा, मुआशरे में आपको ज़ाती तौर पर किन मुश्किलात का अमूमन सामना रहता है? सबसे ज़्यादा आई थिंक जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है 2018 का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं नज़र नहीं आती है। तो आई थिंक जब तक हम लोग की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो उनसे वो चीज़ें नहीं होंगी और प्रॉपर्ली हर सेक्टर के अंदर नोटिफिकेशन नहीं होगी रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, तो तब तक चीज़ें जो उनसे वो बेहतर नहीं हो सकेंगी और तब तक ही एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस और इन चीज़ों के ऊपर हम ज़ाती तौर पे आपको किन मुश्किलात का सामना? ज़ाती तौर पे देखें, मैं जो अपनी कम्युनिटी के अंदर भी जो सी एक कह लें कि एजुकेटेड हूँ और चीज़ों के बारे में मुझे पता है, तो मुझे ऐसा उस तरह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते। बट अगेन जो मैंने अभी आपको हाईलाइट किया, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है तो वो मुझे पता है, लेकिन अदारों में लोगों को नहीं पता। तो फिर हम लोग उनको जाके सेंसिटाइज करना पड़ता है, उनको चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है, जो कि हुकूमत का काम था, जो कि वो प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कहीं पर भी हो, या फिर मीडिया के थ्रू जो उनसे है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम हाईलाइट कर सकते थे। एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की? मैं लाहौर से की है, स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने इस हवाले से क्या किरदार अदा किया? कितने सपोर्टिंग रहे वो? पेरेंट्स का काफ़ी इसमें किरदार रहा। देखें अगेन वही बात है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो कहीं पे उनको चीज़ों को मतलब मैनेज करना पड़ा, सेम एज इट मुझे भी काफ़ी चीज़ों में उसमें मैनेज करना पड़ा। अच्छा, वो गुरु शुरू किया था तो नहीं आप चढ़े? नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं की? नहीं, मैं गुरु चेला जो सिस्टम है हम लोगों का, हिजरा कल्चर है, उस चीज़ के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं खुद भी गुरु हूँ और मेरे खुद चेले भी हैं, लेकिन अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एज अ गार्डियन जब आप किसी बच्चे को ले रहे हैं या उसकी सपोर्ट करें तो आपको उसको किस सूरत में ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, आप उनको कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कितनी उनको आप हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं चीज़ों में। और एक अच्छी जो सी आप परवरिश करना कह लें या चीज़ों को बताना, वो एक बहुत बड़ा मैटर करता है। अच्छा, आप अपने चेलों से क्या करवाते हैं? मैं अपने जो चेले हैं उन लोगों को स्किल्स और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो अब मेरे कुछ पढ़े लिखे भी चेले हैं जो कि आगे माशाल्लाह अभी काफ़ी चीज़ों में आपको नज़र आएंगे। तो मैं अब जिस तरह मेकअप का अगर किसी को शौक है तो मैं उनको मेकअप के अंदर कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप काम सीखो, चीज़ों में आगे बढ़ो। और इसी तरह से अगर कहीं और चीज़ें भी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हम लोग उस तरह से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। उनमें उनको जॉब्स की मैं उनको चीज़ें बताती हूँ कि भाई यहाँ जॉब है, आप जाके जॉब अप्लाई करो। अगर वो नहीं रखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर जेंडर, तो फिर हम उन चीज़ों के ऊपर हम उनसे बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। अच्छा, गुरु चेला कल्चर के हवाले से हमारे ज़हन में तो ये तस्वर आता है कि ये गाने बजाने की तरफ चले जाते हैं, नाच गाने की तरफ चले जाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, जो कि हमारे माशरे में भी लोगों को यही चीज़ हो रही होती है कि ये इनका काम ही यही है, या बैगिंग करना या फंक्शंस करना या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर और कुछ अदर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना। तो देखें बात यहाँ पे ये कि हम लोगों ने, सोसाइटी ने हम लोगों को कितना एक्सेप्ट किया, या हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर कितनी इन्वॉल्वमेंट शो की। ताली अगेन दोनों हाथों से बजती है, दोनों तरीके से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे चीज़ आती है कि अगर हम लोगों के लोग आपको इसी चीज़ में नज़र आते हैं तो हम लोगों को एक्सेप्ट भी उसी चीज़ में किया जा रहा है। हम लोगों को अगर मैं अगर आप यहाँ पे देख लें, अगर मुझे पंजाब असेंबली में अगर बैठना पड़े तो क्या असेंबली के लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं? वहाँ पे उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है। या फिर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ के लोग हमें कितना को फैसिलिटेट कर रहे हैं, कितनी हमें उस चीज़ में एक्सेप्टेंस मिल रही है। हमें एक्सेप्टेंस ही सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कुछ चीज़ों में दी गई है जिसके अंदर, और फिर देखें पेड़ तो सबको लगा हुआ है, सब लोगों ने अपना काम करना है और किस तरीके से, तो वो फिर यही एक जरिया होता है जिसके थ्रू जो है वो अपनी रोज़गार गुजारा कर रहे होते हैं। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा जो काम किया है वो क्या किया है? काम तो आप कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम जिसको आप समझती हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। अच्छा देखें, काम तो वही है अगेन है कि हम लोग इन स्ट्रगलिंग फेज पे हैं और हम लोग कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में, तो हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेयरनेस सेशंस के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करें ताकि लोगों को अपने हकूक़ के बारे में पता हो या अपनी सेहत के बारे में पता हो। तो इसी तरह से चीज़ों में हम काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। इवन के आपको यूनिवर्सिटी के मैंने बारे में बताया, तो उसमें भी जो से मेरी प्रिंसिपल से बात हुई, तो हम लोग वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, उनको स्किल एजुकेशंस दे रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें जो उनसे बहुत मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, इनको हकूक़ दिलाने के लिए सियासी लेवल पर, सियासी सतह पर आपकी क्या कोशिशें रही हैं? क्योंकि कानून साजी वो सारा कुछ वो तो सियासत इसी ज़रिए से होना है। सियासती तौर पे देखें, अब इसमें ये है कि हम लोग कोशिश करें कि ट्रांसजेंडर पर्सन है वो लोग हुकूमती या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट करें। हम लोग फोर्स करें, इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग उसमें मैं उनसे बात कर रही हूँ इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा, कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को बाउंड करें कि आपको ट्रांसजेंडर पर्सनस को रखना है, क्योंकि जब तक इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस की नहीं होगी इन अ पॉलिटिकल वे भी, तो उसमें भी बहुत जो सी कमियाँ रह सकती हैं। और जब तक हम लोग चीज़ों में खुद से आगे आए और हम अपनी आवाज़ खुद से नहीं जब तक हम बुलंद करेंगे, हम लोग कब तक जो उनसे सिसजेंडर के ऊपर हम लोग बिलीव कर रहे होंगे, मर्दों और औरतों की, कि वो हमारी आवाज़, और फिर वो लोग हमारी आवाज़ उस तरह से भी बुलंद नहीं कर सकते। इसी तरह से जो अभी आगे अगर हम लोग वोटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें भी हमें आगे इंशाल्लाह ताला वोट है ना आप लोगों के? जी बिल्कुल वोट है और हम लोग वोट डाल सकते हैं। अच्छा, हर पार्टी में आपके ख्याल से ट्रांसजेंडर विंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल हर पार्टी में होना चाहिए। देखें, हर एक इंसान की अपनी सोच है और अपने तरीके से वो हर पार्टी को वो लोग उस तरह से कर सकते हैं। कोशिश की आपने? कोशिश की है, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह जो उनसे आगे इलेक्शन के अंदर भी मैं खड़ी होंगी, और हाँ, तो उसमें भी हम पार्ट लेंगे। तो और क्यों नहीं पार्ट लेंगे? देखें, हकूक़ की बात करें, और बात ये है कि जब हम लोगों को आइडेंटिटी कार्ड मिल चुका है, जब हम लोग पाकिस्तान हमें अपना शहरी मानता है, और हम भी मानते हैं पाकिस्तान को उस तरह से, तो जब हम लोग करते हैं सारी चीज़ें, हम लोग टैक्स पेयर है, हम लोग सब कुछ करते हैं, तो वाई नॉट इन अ डिफरेंट वे, हम लोग हर चीज़ में इंशाल्लाह हम आपको नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर कभी इंशाल्लाह तफसीली इंटरव्यू भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है नौशी जान, और कहाँ पे रहती हैं आप? जी, मैं लाहौर से हूँ। क्या करती हैं? मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और एक एक्टिविस्ट भी हूँ। ट्रांसकेयर फाउंडेशन अदारा चला रही हूँ, और इसके अलावा जो है ना अपने ग्रासरूट लेवल लोगों के साथ मदद कर रही हूँ। तो एजुकेशन आपकी क्या है? मेरी एजुकेशन है मैट्रिक है। अच्छा, बतौर ट्रांसजेंडर आपको माशरे में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? ट्रांस को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ नहीं, काफ़ी है। इसमें एजुकेशन में भी बड़ी मसला बनता है। मेडिकल ज़ाती तौर पर किन मुश्किल? मुझे तो मैं तो अपने ख्वाजा सराओं के साथ बड़ी खुश हूँ, हैप्पी हूँ, और जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी हैं, घर वालों का स्टिग्मा, माँ बाबा की, चाचे तायों की, माँ तो साम लेती है, बाप भी समझ जाता है, लेकिन जो ऊपर वाले होते हैं ना रिश्तेदार, जैसे चाची हैं, मम्मी हैं, ये कहते हैं यार सही चलो, आपकी वजह से हमारी इंसल्ट हो रही है, आपकी वजह से ये हो रहा है। फिर गली महल्ले वाले वो टीचरें और तंजबाजी करती हैं। ये चीज़ें बहुत जो ना कॉमन जो ना साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करती हैं। तो एजुकेशन आपने कितनी हासिल की? मैंने मैट्रिक की है। और पेरेंट्स का कितना तावन किया पेरेंट्स ने इस हवाले से? पेरेंट्स का मेरा था, मैं जब मुझे तीसरी जमात में थी, घर वालों ने मारा था, मैं भाग गई थी, मेरी गुरु ने 2 करवाई थी मुझे, 5 मैंने गुरु ने कराई थी, 6वीं के बाद फिर मेरे घर आस्ता आस्ता मेरी उन्होंने ढूंढना शुरू किया मुझे, और मैं फिर वापस चली गई। और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे साथ ताउन था कि मैंने मैट्रिक किया है, 11वीं के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, फर्स्ट ईयर में कर रही थी साथ, लेकिन वो नहीं कर सकी क्योंकि कॉलेज का माहौल इस तरह का था। लोगों के टीचरें, स्टूडेंट, जो लड़के मेरे दोस्त बने थे, वो उल्टी सीधी बातें करते थे, जिस वजह से काफ़ी मैं टॉर्चर हुई, और जो सर थे उनकी शिकार भी हुई हूँ, तो फिर इस वजह से मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अपनी कम्युनिटी के लिए आपने क्या कुछ किया अभी तक? अपनी कम्युनिटी के लिए मैंने ये किया कि मैंने जब 2003 में मेडिसिन आई थी, उससे पहले मैं 98 में काम कर रही थी HIV एड्स के ऊपर। मेरे जितने भी ख्वाजा सरा जो एड्स के पेशेंट है, HIV के मुतले हैं, उनको और आम जनरल पब्लिक है, मेरी कोशिश ये होती है कि उनको पूरी फैसिलिटी दी जाए गवर्नमेंट से, जो भी फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी हो, फ्री मेडिसिन, फ्री मेडिकल, फ्री उनकी टेस्टिंग, और जो भी हो सके करती हूँ। और अपने ख्वाजा सराओं के लिए ये कि जैसे रोज़े आते हैं, दूसरे होती हैं, उनको क्या नाम देते हैं, राशन वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। काफ़ी लोग जो मेरे साथ ताउन करते हैं, मेरे इदारे के साथ लेके चल रहे हैं, उनके शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी बात को सुनते हैं और मेरे ख्वाजा सराओं को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और इसी तरह वक्तन व वक्तन मौसम के साथ, जैसे अब सलाबजार ज़रात है, तो मैंने अपने पेज पे लगाया था कि देखें हमें कपड़े दे दें, जूते दे दें, जो भी आपके पास है आप हमें दे दें। और कल से इतना लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और दिया है कि मैं अभी जाके ही वो
चीज़ें पैक करनी है और हमें फ़ौजियों को दे के आनी है, आम किसी इदारे को नहीं देनी, क्योंकि फ़ौजी जो है ना वो अच्छे तरीके से वहाँ पहुँचा भी देंगे और मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। इसी तरह जो है ना मेडिकल के साथ हमारे जो ख्वाजा सराओं को मसले आते हैं, बाज़ दफ़ा हॉस्पिटल में डॉक्टरों के रवैये नहीं अच्छे होते, कईयों को थाने का मसला होता है, फंक्शनों में पकड़े जाती हैं, लेट नाइट में जाग रही होती हूँ तो मुझे जब फ़ोन करते हो फिर मैं थाना भी जाती हूँ, फिर कईयों के मसले मसाइल सुनती भी, कहाँ जहाँ मेरे ख्वाजा सरा ठीक हो तो वहाँ मैं उसको बिल्कुल राइट पर ले आती हूँ वापस। अच्छा, अगर कहाँ ही पर गलती हो तो मैं फिर थाने वाले को कहती हूँ जैसे आम जनरल पब्लिक की रूल है वैसे इनके लिए भी रूल है। गुरु चेला कल्चर को आप किस तरीके से देखती हैं? गुरु चेला कल्चर तो अच्छा है, लेकिन जहाँ पर कुछ गुरु ऐसे हैं जो अपने ही शागिर्दों को बेच देते हैं, पता नहीं जिसमें ख़रीदो फ़रोख्त। तो जब हम ख़रीदो फ़रोख्त कहते हैं तो वो कहते हैं ये हमारा कल्चर है, हमारी रस्म है। ये कैसी रस्म है कि हम एक शागिर्द होते हैं, आम जनरल पब्लिक में देख लें कि एक शागिर्द दुकान पर बैठाते हैं तो वो काम सिखा देता है, काम सिखाने के बाद वो किसी और दुकान पर चला जाता है, तो कोई दूसरा पहला वाला उस्ताद उसको दूसरी दुकान वाले को कहता नहीं कि मुझे 5 लाख दे दो, 3 लाख दे दो। क्या इस तरह होता है? कभी नहीं होता। तो हमारे गुरु में ये है कि जब हम गुरु के साथ अच्छे तरीके से रह रहे हों तो हमें कोई प्रॉब्लम, जब थोड़ी सी ख़राबी हो, चाहे 2 बर्तन कहीं भी हो तो खड़कते हैं, तो घर में बहन भाई भी लहदा हो जाते हैं, तो भाइयों में आपस में दरार हो जाती है। इसी तरह हमारे गुरु में भी कभी दरार हो जाती है, तो जब हम किसी दूसरे गुरु के पास जाते हैं तो फ़ौरन वो चोरियाँ भी डाल देते हैं, हमारे पर वो इल्ज़ाम भी लगा देती हैं, हमारे पर पैसे का भी ये ब्लेम करते, ऊपर से कहते बच्चा मैंने तो लख दे खरीदा सी तो इस टाइम बच्चा तू मैंने 5 लाख देना है। तो वो उस वजह से हम काफ़ी प्रॉब्लम से हैं और अभी भी एक केस चल रहा है मेरा, और मैंने उसको केस को हाईलाइट किया, वीडियो भी दी, कोहिनूर पर भी गई, चैनल पर, ह्यूमन राइट्स के दफ्तर भी जाके मैंने बड़े अदारों को झंझोरा और उनको होश में लाई कि देखिए ये काम हो रहा है। तो उल्टा वो मेरे पर उन्होंने 10 करोड़ का पर्चा कर दिया, हाई कोर्ट ने वो रपट दायर करवा दी और उसमें उसने लिख कर दिया है जी मुझे कवरिंग जो है 10 लाख देनी। तो मैंने तो यही पहले पूछना उनसे सबसे कि देखे अदारे जो बनाए हैं, जो अदारे वाले कि ये बताएं कि झूठा पर्चा या झूठा ये FIR या क्या नाम देते हैं अदालत में की है, तो मुझे ये बताएं कि इतना पैसा पहले बताए कि ख्वाजा सराओं के पास इतना पैसा कहाँ है। वो जिसने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया उसका तो काम ही है कि बच्चे लेना और 1.5 साल रखना और बाद में बेच देना। तो क्या आप कभी भी आपका दिल करेगा कि आप अपने बहन भाइयों को बेचेंगे? कभी भी नहीं बेचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इंशाल्लाह बात होगी। इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपके सामने इन लोगों के मसाइल आ गए हैं, इसके हल के लिए कोई जो भी जिस हद तक भी किरदार अदा कर सकता है उसे ज़रूर अदा करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।